हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो क्लासेस स्केलर के लिए चल रही थी, कल कोई क्लास नहीं आ पाई, थोड़ा सा बिजी था, पता ही आप लोगों को। उसके अलावा बात कर लें, देखिए आपका आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट 3 के बारे में, ठीक है। इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन देख लेंगे कैसे क्वेश्चन बने हुए थे, और थोड़ा सा ब्रीफ में भी जानकारी ले लेंगे, मैथ के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, कहाँ कहाँ पे आपको डाउट था वो सब हम देख लेंगे, ठीक। बाकी चीज़ें देखिए, प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, उत्तराखंड भूमि क्लासेस करके सर्च करेंगे, हमारा एप्लीकेशन आ चुका है। या फिर अगर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा एप्लीकेशन का, वहाँ पे जाके आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ पे क्या क्या आपसे पूछेगा, व्हाट्सअप नंबर आपसे पूछेगा या फिर आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, दो तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं उस पर। वहाँ पे आपको अभी मिल जाएंगे आपका कब तक, रक्षाबंधन तक का 21 रुपये में, मात्र 21 रुपये में 3 मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। ये रहेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, और इसके आंसर की भी वहीं पे मिल जाएगी आपको, तो ठीक है। अभी अंतिम समय है, अंतिम समय 8-9 दिन बचे हुए हैं, तो इतने टाइम में आपको अपने आप को जांच लेना चाहिए। करने का तरीका क्या है, देखिए वहाँ पे आपने एप्लीकेशन में रजिस्टर किया, उसके बाद आपको सबसे टॉप पे ही दिख जाएगा 15 अगस्त धमाका करके दिखेगा। अभी वो रहेगा, वैलिड रहेगा 19 तारीख तक का, 18 या 19 तक का वैलिड रहेगा। उस पर क्लिक करोगे, आगे जाके आपको दिखेगा बाय नाउ का ऑप्शन नहीं दिखेगा, बहुत कम लोगों को दिखेगा। आई एम इंटरेस्टेड करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे, ठीक है। फिर आपके व्हाट्सएप पे या फिर आपके टेक्स्ट मैसेज में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आपको पेमेंट करना है। मात्र 21 रुपये का रहेगा, शायद वो आपका जीएसटी लगा लोगों कि 21.55 के आसपास बैठता है, ठीक है। मतलब 22 रुपये आप मान के चलो। 22 रुपये में 3 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, 100 मार्क्स के, 50 नंबर की मैथ रहने वाली है उसमें, और 50 नंबर की आपकी साइंस रहेगी, ठीक है। इसी आधारित बनाई हुई है आपकी स्केलर के एग्जाम को लेके। तो आप वहाँ पे जाके अपने आप को देख सकते हैं। अभी 18 तक का, 19 तक का इसका फीस यही रहने वाली है, ठीक है। चलिए, जिनको लेना होगा ले सकते हैं। बाकी मैंने इसका टेलीग्राम पे भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए। बाकी अभी आगे जाके भर भर की क्लासेस रहने वाली हैं, चाहे आपके कांस्टेबल के लिए हो, आपके छोटे भाई बहन जो भी लोग हैं जो कांस्टेबल की तैयारी करने वाले हैं, जो अपना एप्लीकेशन ज़रूर से डाउनलोड करके रख लीजिए। चलो, अभी बात करेंगे मॉक टेस्ट 3 के बारे में। इससे पहले अभी तक 101 क्लास आ चुकी हैं आपकी स्केलर को लेके, तो फटाफट कंप्लीट कीजिए। अभी मैथ का वापस से आपको एक रिवीजन कोर्स टाइप का, या फिर सबको ऐड करके एक साथ में चलाएंगे, उसको लाइव कर देंगे, उसको आप लोग देख सकते हैं। आपका एक अच्छा रिवीजन वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आप उसको, अगर आप लोगों ने देखा हुआ है पहले से ही, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका रिवीजन ही होने वाला है। हर एक चीज़ आप वापस से देख लेंगे। थोड़ा सा लंबी वीडियो रहेगी, आज शाम तक या कल तक वो अपलोड आपकी हो जाएगी। चलो, अभी बात करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आपका, हाँ ये दिया हुआ है, रक्त के हीमोग्लोबिन से किस गैस का संयोजन सबसे अधिक होता है। भाई देखो क्या है क्वेश्चन, रक्त के हीमोग्लोबिन से किस गैस का संयोजन सबसे अधिक होता है। अब देखो, यहाँ पे जिन लोगों को पता नहीं होगा ना, वो सोचेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे हीमोग्लोबिन में जाती है, फिर उससे हम, आपको पूरा पता ही है चक्र क्या होता था। सांस लेते हैं, सांस आपकी किसके साथ, ऑक्सीजन आपकी किसके साथ मिल जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है। कहाँ जाती थी वो, जाती थी आपकी किस में, माइटोकॉन्ड्रिया में। पहले तो सेल में जाएगी, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी। उसके बाद क्या होता था, ठीक है, इसको जरा छोटा कर देता हूँ। उसके बाद क्या होता था, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलते थे, क्रेब्स चक्र। इसी के आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। यहाँ पे क्या बनती है, एटीपी, और शायद आपका 38 एटीपी बराबर कितना होता था, 1 ग्लूकोज, ठीक है। तो ये चीज आपको पता ही है, सिंपल सी एक क्वेश्चन यहाँ से बना, और ये आपको पूरा का पूरा आप यहाँ पे समझ सकते हैं क्या होता है, कैसे हमारे अंदर एनर्जी आती है सांस लेने पे। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहा है, और यहाँ पे लोग इसी को टिक मार के आएंगे। बहुत लोगों ने गलती की थी, रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ किस गैस का संयोजन सबसे अधिक होता है, तो वो होता है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड का, CO का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर कुछ भी यहाँ पे डाउट में मत रहना। अब इसको मैं समझा देता हूँ क्या चीज़ होता है। एक चीज़ ध्यान देना, कभी भी देखना, जो लोग सिगरेट पीते होंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जो लोग सिगरेट पीते होंगे उसमें क्या होता है, जो आपका धुआं लेता है ना अंदर, उसमें मेन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हीमोग्लोबिन के साथ में मैं HE लिख देता हूँ, ठीक है। अभी मत बोलना HE हीलियम होता है, हीमोग्लोबिन मैंने HE लिख दिया, ठीक। ये हीमोग्लोबिन के साथ इतना ज़्यादा क्रियाशील है, मतलब इतना उसको अपने में आकर्षित करता है कि ये ऑक्सीजन लेना ही भूल जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन लेके हमारे शरीर में सब चीज़ें कर रही थी। अब जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड किसी भी तरीके से गया, चाहे किसी ने स्मोकिंग किया या कहीं पे धुआं लगा हुआ है, कुछ भी हो, कोई भी कारण हो सकता है, तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड
हमारे शरीर के अंदर चले जाता है। आपने ध्यान दिया होगा स्मोकिंग करने वाले स्मोकिंग करते टाइम पे या फिर कहीं पे धुआं ज़्यादा रहता है, किसी भी कारण से धुआं हो, अगर वहाँ पे आपने सांस लिया तो आपकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। वो तेज़ क्यों हो जाती हैं? क्योंकि देखो हीमोग्लोबिन ने समझा आपका ये ऑक्सीजन आ गया, उन्होंने उठा लिया कार्बन मोनोऑक्साइड को और पूरे शरीर में देने लग गया, लेकिन उससे ऊर्जा तो बनने वाली है ही नहीं। तो क्या होता है, हमारा हार्ट पंप करने लगता है कि फटाफट ऑक्सीजन लेके आओ। तो उस तरीके से हल्का हल्का ऑक्सीजन अंदर जाता है, फिर थोड़ी देर बाद आप 10-15 मिनट बैठोगे, शांत रहोगे, तो आपके दिल की धड़कन जो होती है नॉर्मल हो जाती है। कारण क्या है? कारण यही है कि जो आपका हीमोग्लोबिन है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अटैच हो जाता है और उसको ऑक्सीजन समझ के अपना पूरा काम करने लग जाता है। मतलब ज़्यादा आकर्षण किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी चीज़ें इसके बारे में आप सीख चुके होंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एंटीबॉडी का निर्माण किस कोशिका के द्वारा होता है? तो न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट या इनमें से सभी। ठीक है, एंटीबॉडी की बात करेगा तो एंटीबॉडी में आपको याद रखना चाहिए कौन सा है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? लिम्फोसाइट। ठीक है, तो इसको आपको नोट डाउन करके रखना है, एंटीबॉडी एंटीजन। अभी आगे बात कीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है, देखो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा रोग संक्रमित सुई से हो सकता है? अब तो सुई से क्या हो सकता है? घेंगा हो सकता है क्या सुई से? बिल्कुल नहीं हो सकता। घेंगा आपका क्या होता है? घेंगा आपका आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी, चलो बात करेंगे। पेचिस हो सकता है क्या? पेचिस भी नहीं हो सकता। पेचिस क्या है आपका? आपका जो गंदा पानी होता है, एक्स्ट्रा ये चीज़ें करके होता है। और मधुमेह आपको पता ही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हेपेटाइटिस बी, जो आपका किसके कारण होता है? संक्रमित सुई के कारण होता है। और कौन से रोग होता है? संक्रमित सुई अगर है तो उससे भी आपका क्या होता है? एक एड्स हो जाता है। ठीक है, वो भी आपका इसमें कारण बनता है। तो हेपेटाइटिस बी और एड्स आपको मेन याद रखना है। चलो, अब एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाया था जब हमने स्टार्टिंग में क्लास स्टार्ट किया था, लैब अपना किसका, स्केलर के लिए। कोहरा एक कोलाइडी अवस्था में है, इसे क्या कहते हैं? तो ठीक है, कोहरा को क्या बोला जाता है? एरोसॉल, इमल्सन, सॉल और जेल। देखो मैंने आपको नोट्स में भी दे रखा है, इसको याद कर लेना। इसमें से एक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है और ये बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद करना बहुत टफ है, क्योंकि एरोसॉल के अलग एग्जाम्पल है, इमल्सन के अलग एग्जाम्पल है, सॉल के अलग एग्जाम्पल है और जेल के अलग एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ये किसका एग्जाम्पल है? आपका एरोसॉल का एग्जाम्पल है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दलहनी पौधों के जड़ों में गांठ में उपस्थित कौन से जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता देते हैं? पूरा नाइट्रोजन चक्र समझा रखा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रिफिकेशन, और यहाँ पे आपका कैसे कैसे टूटता है, किस किस में टूटता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार बने हुए हैं। तो ऑप्शन देखो, राइजोबियम दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है सोंड्रोमोनास। ठीक है, तीसरा साइनोबैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। चलो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कौन करता है? राइजोबियम करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? अब ऑप्शन देखो, इसमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे आपको। पहला है नाइट्रोजन का विघटन। क्या नाइट्रोजन का विघटन होता है वहाँ पे? बिल्कुल नहीं होता है। नाइट्रेट में चेंज होगा तो नाइट्रोजन का कोई विघटन वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का संयोजन, तो ये भी कोई मतलब नहीं है। नाइट्रोजन का क्षरण, इसमें भी कोई मतलब नहीं है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, इसको नाइट्रिफिकेशन ही बोलते हैं, जो आपका ऊपर दिया हुआ है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट और नाइट्राइट का बदलने की क्रिया को। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो इसमें मैच कर रहा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माइकोर्जिया नामक फफूंद पादप जड़ के लिए किस तत्व को उपलब्ध कराते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम या फिर लोहा। क्या नाम है? माइकोरहिजा। ठीक है, ये याद रखना, माइकोरहिजा। ऐसे दो तीन ऐसे नाम हैं जो आपको वन लाइनर फॉर्म में दिए हुए हैं कि कौन क्या काम कराता है, और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये भी याद करके रखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 क्वेश्चन का फास्फोरस। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जो माइकोरहिजा है ये आपका फास्फोरस का उपलब्धि कराता है। निम्न विकल्पों में से किस प्रकार के खाद से मृदा में उपस्थित तत्वों का अनुपात में असमानता आती है? कौन सा ऐसा खाद है जिससे जो तत्व होते हैं उसमें, जैसे आपका
फास्फोरस है, आयरन है, ये चीज़ें हैं, कैल्शियम है, तो इसमें असमानता आती है बोल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पे, यूरिया है, गोबर गैस है, त्वचा है या कंपोस्ट है, ये सब क्या एक टाइप के खाद है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, गोबर गैस नहीं, यूरिया होगा इसका आपका राइट आंसर, ठीक है। दो अनाजों के बीच एक दलहन की फसल से मिट्टी का कौन सा तत्व विकसित होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। ये जो आपका फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के एग्जाम है उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत बने थे, ठीक है। तो फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रेट या फिर जल स्तर। तो 9th का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाइट्रेट। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है? देखो ऑप्शन है आमाशय, मुख, आंत या फिर उपयुक्त में एक से अधिक। देखो अब भोजन का पाचन अगर बात करता तो वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है प्रोटीन की, ठीक है। एक दो डाउट मेरे पास आए थे, प्रोटीन का पाचन मुंह से नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आमाशय में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कौन सा अंग पित्त द्रव उत्पन्न करता है, ठीक है। पित्त द्रव कौन उत्पन्न करता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन आपको दिख ही रहे हैं, क्या क्या है, यकृत है, वृक्क है, जीवा है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर पता ही है, पित्त के लिए कौन सा रहता है? यकृत रहता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है 11 का। चलो क्वेश्चन दिख रहा होगा, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में पूछ रहा है, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, और एंजाइम से 100% एक क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, टाइलिन है या उपयुक्त में से एक से अधिक है? तो बताओ आप किसकी बात कर रहा है? लार की बात कर रहा है। तो लार में टाइलिन पाया जाता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप काफी लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलो अगला है आपका रुधिर कणिका, जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायता करता है, कौन करता है? आरबीसी करता है, डब्ल्यूबीसी करता है, प्लेटलेट्स करता है या फिर आपका उपयुक्त में एक से अधिक करता है? देखो किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे बात कर रहे हैं रक्त के थक्के बनने की, ठीक है। तो इसमें जो मेन काम करता है, आरबीसी का कोई काम नहीं है, डब्ल्यूबीसी का नहीं है उसमें कोई काम, प्लेटलेट्स का उसमें काम है। इसमें कुछ हार्मोन भी काम करते हैं, वो भी आपको पढ़ना है। जो आपको नोट्स दिए है ना, पेड ग्रुप वालों को नोट्स दिए, उसमें रक्त का थक्के में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन चीज़ें, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, किसका क्या काम रहता है, और इसमें आपका प्लेटलेट्स से मिलके क्या क्या बनाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, ये कैसे बनता है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पेज को याद रख लेना, क्वेश्चन वहाँ से एक बन सकता है, ठीक है। तो उसको अच्छे से याद रखना, उस वाले पेज को। चलो एक क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो सकता है आपको दिखे, मैं बता देता हूँ पढ़ के आपको, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से सही है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा कथन सही है? पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। क्या पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, पादपों में पर्णहरित होता है। तीसरा ऑप्शन, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है आपका? ऑप्शन दिया हुआ है केवल एक सही है, हो सकता है, चलो ठीक है, केवल 1 और 2 सही है, ठीक है, ये भी हो सकता है। 1 और 3 गलत हो गया, चौथा सभी सही है, ये भी गलत हो गया। तो आपको पहले और दूसरे में जिनको पता नहीं है, अब पर्णहरित क्या होता है, ठीक है। तो पर्णहरित आपका जो हरे रंग का फिलामेंट है, क्लोरोफिल हो गया, वो आपका रहता है पादपों में। तो बिल्कुल राइट आंसर है, क्या आंसर रहेगा? ए और बी दोनों, मतलब आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। चलो क्वेश्चन थोड़ा छोटा करता हूँ आपका। आहार नली में अंगों के द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा का पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। वसा के पाचन में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन दिया हुआ है अग्नाशयी रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा, श्लेम शायद ऐसा कुछ दिया हुआ है। पित्त रस, अग्नाशयी रस और लाल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पित्त रस और अग्नाशयी रस, जो अग्नाशयी रस, ठीक है। इसको थोड़ा बोलने में वो दिक्कत हो रही है, अग्नाशयी रस, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक। नोट डाउन करके इसको रखना है आपको। चलो कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? बताइए, सांप है, केचुआ है, बंदर है या फिर मनुष्य है? तो बताओ। बंदर तो नहीं लेता, मनुष्य भी नहीं लेता, क्या सांप लेता है, केंचुआ लेता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा केंचुआ, जो आपका क्या है, त्वचा से आपका सांस लेता है।
चलो अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, पहले भी बहुत बार करा चुका हूँ। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ, ठीक है। अगर दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम पूछेगा तो आंसर क्या रहेगा, ए इंटू बी। एलसीएम की बात कर रहा हूँ, अभाज्य संख्याओं के। अब बात कर रहा है एचसीएफ की, तो उसमें किसी से भाग जाता ही नहीं है, तो उसका एचसीएफ रहेगा एक। ठीक, ऑप्शन है कोई, बिल्कुल है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलो अब इस क्वेश्चन को खुद करना, देखो क्या है बता रखा मैंने ये भी, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16, 20, 24 से पूर्णतः भाज्य हो वह संख्या क्या है। अब बताइए क्या है वह संख्या जो आपका इससे भाग होगी, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका दिमाग यहीं पे चलना चाहिए कि इसमें से कौन कौन से पूर्ण वर्ग नहीं है, उनको सीधे हटा दो। क्या आपको 1200 किसी का पूर्ण वर्ग दिख रहा है, किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, 1200 हटा दो। 2400 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, दो ऑप्शन सीधे सीधे हट गए आपके। 60 का आपका कितना हो जाएगा, 3600, ठीक है, 3600 आपका पूर्ण वर्ग है। 160 आपका 1600 आपका पूर्ण वर्ग है। अब देख लो 16, 20, 24 से भाग करके देख लो 3600 और 1600 में 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, तो आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इसका, जो अगर इसको आप तरीके से करोगे तो 16, 20, 24 इसके निकाल लो एलसीएम, ठीक है, एलसीएम निकाल लो। और एलसीएम निकाल के मान लो एलसीएम आ जाता है 1200 नहीं आएगा, मान लो आपका आ जाता है 1800, ठीक है, लेकिन 1800 तो ऑप्शन में है ही नहीं, और जबकि 1800 वर्ग भी किसी का नहीं होता, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 18 दूना 3600 इसका फिर आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है। x की पावर n+1 का हल का एक गुणक आपका x+1 है, तो n निश्चित रूप से क्या होगा, ठीक है, n निश्चित रूप से क्या होगा, एक सम पूर्णांक होगा, एक धनात्मक पूर्णांक होगा, एक विषम पूर्णांक होगा, या एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको आपको दिमाग लगाना पड़ेगा किस तरीके से करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन छोटा करता हूँ, x की पावर n+1, ठीक है, x की पावर n+1। बहुत लोगों ने इसका आंसर सही दिया था, लेकिन काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज थे कि कैसे इसको करेंगे, ठीक है। क्या है, x की पावर n+1 है और x+1 आपको इसका एक गुणनखंड दिया हुआ है, +1 है, ठीक है, +1। तो x+1 अगर उसका एक गुणनखंड है तो x+1 इक्वल टू, तो x की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, -1 आया। अब आपको चाहिए x की पावर n+1 इक्वल टू 0 चाहिए, क्योंकि x की हमने वह वैल्यू रखी है जो उसका गुणनखंड है, तो शेष पर 0 बचना चाहिए। तो हम रखेंगे x की पावर n+1 इक्वल टू 0। अब n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 रख के देखते हैं। x की वैल्यू तो हमें पता ही है, -1 की पावर अगर हम 1 रखें तो +1 इक्वल टू कितना आएगा, -1 की पावर 1, -1 रहेगा, ये 0 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो -1 की पावर अगर हम 2 रखेंगे +1 करेंगे इक्वल टू कितना आएगा, ये प्लस हो जाएगा। 1 का स्क्वायर आपका 1 ही रहेगा, लेकिन माइनस का प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। चलो -1 की पावर 3 रख दो, +1 रख दो, कितना आएगा, -1 की पावर 3, 1 ही आना है, लेकिन यहाँ पे देखो विषम संख्या है तो माइनस में आएगा, तो -1 + 1 0 हो गया। तो आप यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हो। चलो एक और कर लेते हैं, -1 की पावर 4 करेंगे, +1 करेंगे, कितना आएगा, समघात है तो प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि क्या है, पूर्णांक जो है आपके वो क्या है, धनात्मक, धनात्मक तो है ही, विषम पूर्णांक है। देखो n का हमने वैल्यू क्या रखा, 1 रखा, 3 रखा, तभी जाके हमारा 0 आ रहा है, यही चीज़ हो गया बस, ठीक है। ऑप्शन देखो कौन सा दिया हुआ है, एक विषम पूर्णांक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो 20वां क्वेश्चन सबको आता होगा जहां तक मुझे लगता है। एक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है, परिमेय संख्या नहीं करता, ठीक है, अपरिमेय संख्या बिल्कुल नहीं करता है, प्राकृत संख्या नहीं करता है, एक वास्तविक संख्या, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, एक वास्तविक संख्या। आसान सा क्वेश्चन, सब लोग कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। देखो ऑप्शन दिया हुआ है ax², कोई मतलब नहीं है, ये किसका है, द्विघात बहुपद का है। 2ax की पावर 4 दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं है, ये आपका चतुर्घात हो गया, 4 घात आ गई इसमें। तीसरा ऑप्शन देखो ax³ + bx² + cx + d, बिल्कुल सही आंसर है, ये आपका क्या है, त्रिघात बहुपद का एक व्यापक रूप है। चलो ये क्वेश्चन तो पहले भी हुआ है, आप लोग आराम से कर दोगे। क्या बोल रहा है,
एक्स क्यूब माइनस 3, इसके आपको शून्यक निकालने सर, बिल्कुल शून्यक निकालें, फिर निकाल लो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 हो जाएगा प्लस का, एक्स क्यूब नहीं एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस 3, आंसर क्या आ रहा है, दिया होगा प्लस माइनस 3, बिल्कुल बी ऑप्शन। चलो, बहुत लोगों को दिक्कत है इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन बहुत लोगों से नहीं बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चन की, जरूर से एक क्वेश्चन आएगा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 प्लस पी एक्स, सॉरी, तो पी एक्स का एक शून्यक है, तो दोनों शून्यक आप निकालिए, इसमें से एक शून्यक आपका पता चल ही जाएगा कि कैसे आएगा, ठीक है। चलो, अब इसको मैं छोटा करता हूँ थोड़ा क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, पहले यहाँ पे लिख लूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है, इतने में दिख जाएगा आपको। जितना टाइम आप लोगों को मिल रहा है उतने में आप भी एक बार सॉल्यूशन करके देखिए कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करते थे, इज इक्वल टू 0 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करते थे हम a के साथ, तो क्या होता था 4 होता था, 4 क्या हम करते थे अभाज्य गुणनखंड, 2 से करो 2, 2 से करो 1, खत्म बात, तो खाली 2 + 2 ही आ रहा है, और तो कुछ कर ही नहीं सकते, 2 + 2 करके ही 4 आ सकता है, या फिर आपका एक ऑप्शन है 4 - 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस का चाहिए, माइनस का 4x प्लस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है। 4x प्लस एक्स माइनस का 4x प्लस x करेंगे कितना आएगा, माइनस का आ जाएगा 3x, आपका बिल्कुल सही आ रहा है, मल्टीप्लाई करो तो -4 × 1, तो माइनस का 4 ही आ रहा है, कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो x - 4 हो गया, प्लस का 1 कॉमन लिया, x - 4 हो गया इज इक्वल टू 0। देखो मैंने बोला था ये बीच वाले बिल्कुल बराबर आने चाहिए, तब इसका अंतर आपका जो आंसर है बिल्कुल सही, x + 1 x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1, -4, -1 कहीं तो मुझे दिख नहीं रहा था, लेकिन 4 शायद से होगा, बिल्कुल राइट आंसर है, थोड़ा सा आपको कम दिख रहा है, एक सेकंड आपको थोड़ा सा रुकना है, ठीक है, ये अभी समझ तो गए हो ना कैसे किया, थोड़ा सा कम दिखा होगा, देखो 4 इसका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। सॉरी, अभी देखिए, एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 दिया हुआ है, ठीक, शून्यकों का योग दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 दे दिया, चलो, तो k का मान ज्ञात कीजिए, k कहाँ पे दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 आपको दिया हुआ है द्विघात समीकरण, और अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है, तो आराम से निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, k कहाँ पे है, k है आपके b के जगह पे, k क्या है b के जगह पे, क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c आपका होता है, यही तो होता है, ये k कहाँ पे है, ये b की जगह पे ही तो है, तो निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता क्या है -b/a होता है, तो 6 आपको दिया ही है, -b, माइनस पहले से ही है, b कितना है माइनस का k है तो प्लस का k हो जाएगा, अपॉन a कितना है 1 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू आपका सीधे सीधे 6 निकल गया, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के आंसर निकल गया, ठीक है। कौन सा आंसर सही है, बिल्कुल यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलो, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक मिसप्रिंट हुआ है, क्या हुआ है, 2x + 3y इज इक्वल टू 12 है, और 3x - 2y इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसा करेंगे। चलो, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, एक को गुणा करते हैं और फिर माइनस करेंगे, तो एलिमिनेट करके निकालेंगे, जल्दी निकलेगा आंसर, और आसान रहता है, उसी विधि का यूज करना जहाँ तक मुझे लगता है, या फिर दूसरी विधि अगर यूज करनी है तो करना आप लोग कौन सी, जिसमें से एक वैल्यू निकाल लेना, दूसरी वैल्यू निकालनी होगी, मतलब x की वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू दूसरी जगह पे रख दो, 2x + 3y इज इक्वल टू 12 आपको दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन दिया है 3x - 2y इज इक्वल टू 5 आपको दिया है, ठीक है, इस छोटा करता हूँ इसको थोड़ा मैं, अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसा मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिससे आपका क्या हो जाएगा,
कहाँ है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। मैं इनको सेम करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, काम हो जाएगा। करो, 3 दूना 6 x प्लस 3 तिया 9 y इज इक्वल टू 12 तिया 36 हो जाएगा आपका। ठीक है, दिख तो रहा होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है दिख रहा है बिल्कुल। इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6x माइनस का 4y इज इक्वल टू 10 आपका हो जाएगा। तो क्या करूँ कि 6x कट जाए, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो माइनस कर दूंगा, तो माइनस किया तो ये सब चिन्ह चेंज हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये आपका कटा, ये प्लस करो, 9 और 4 13 हो जाएगा, 13y इज इक्वल टू आपका ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 26। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 13 दूना 26, y इज इक्वल टू आ गया आपका 2। y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो, आसान कौन सा है, इक्वेशन 1 में प्लस प्लस है वहीं पे रखते हैं, गलती नहीं होगी। y की वैल्यू यहाँ पे रख दो 2x प्लस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 2 है इक्वल टू 12 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 दूना 6, 6 बचा और इधर आ जाएगा आपका 3, तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 आंसर आ रहा होगा। है क्या ऑप्शन में कोई? देखो क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है लेकिन है बहुत आसान सा, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। x 3 y 2 बिल्कुल सही है। अब देखो आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर कोई कर सकता है। समीकरण x प्लस वाई के कितने हल होंगे? ठीक है, अब समीकरण x प्लस वाई है क्या? x प्लस वाई है आपका रैखिक समीकरण। हल कितने होते हैं? रैखिक समीकरण के हल होते हैं अनंत, या फिर अनंत दिया रहेगा या इनमें से कोई नहीं दिया रहेगा। देखो एक हल होता है, 2 हल होता है, अनंत हल होते हैं, इनमें से एक भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अनंत हल होते हैं, सीधे राइट आंसर रहेगा। देखो इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को दिक्कत थी, देखो इसको कैसे करेंगे। क्या है, 173x प्लस 197y इज इक्वल टू 149, 197x प्लस 173y इज इक्वल टू 221। अब इसको क्या किया है ना, इसको तुम 2 विधि से कर सकते हो, या तो एक जो हमने अभी इस विधि से किया हुआ है ये इसमें लंबा पड़ेगा। लंबा कैसे पड़ेगा? मान लो अब इक्वेशन 1 को अगर हमने x वाले सेम लाने, 173x हमने और उधर क्या है 197x है, ठीक है, इसको अगर हमने x सेम लाने हैं तो पहले वाले को हमको 197 से गुणा करना पड़ेगा और दूसरे वाले को हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा? 173 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपको 10 मिनट गुणा करने में ही लग जाएंगे। ठीक है, तो इसको इस विधि से नहीं करेंगे, इसको आप डायरेक्ट करना। इसको क्या करना है, आप सीधे सीधे एक से दूसरे को भाग कर दो, सॉरी माइनस कर दो। कैसे करोगे देखो, अभी इसको माइनस करके दिखा देता हूँ, छोटा इक्वेशन बन जाएगा, फिर वहां से आप खुद कर सकते हो। ठीक है, क्या दिया था? 173x 197y, 173x प्लस 197y इज इक्वल टू 149, इक्वल टू 149। ठीक है, 197, ओके, 197x प्लस 173y इज इक्वल टू 221, 221। इसको क्या करोगे, इसको माइनस कर दो। माइनस करके एक इक्वेशन आपकी आ जाएगी 24x प्लस 24y इज इक्वल टू -72, 24x माइनस 24y इज इक्वल टू -4, ये आ जाएगा इससे। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस आएगा क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे किया, 197 से इसको घटा दो तो ये आपका किस में आ जाएगा? माइनस है तो माइनस में आएगा, और ये आपका प्लस में, ये आपका माइनस में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर से फिर आप ले लोगे 24 कॉमन, 24 कॉमन ले लो तो -x प्लस का y इज इक्वल टू माइनस का 72। ठीक है, तो 25 त्या 75 होता है, 24 त्या ये आपका 3 आ जाएगा, तो y प्लस x इज इक्वल टू 3 आपका आ जाएगा। ठीक है, एक छोटी इक्वेशन आ गई, क्या आई? y प्लस x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। यहाँ पे माइनस का कुछ गड़बड़ हुआ है, देखो माइनस है प्लस है, माइनस है बराबर है, 24 है तो ये माइनस का x आया, ये प्लस का y आया। ठीक है, ये माइनस का 72 रहा बिल्कुल, और यहाँ पे आपका इसको लिख दिया, हाँ ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस x रहेगा और ये भी आपका माइनस अभी कटानी है। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं x निकालूँ, x को मैं इधर ले जाता हूँ, x निकालूँ, x इज इक्वल टू, और y को इधर ले आया, y प्लस 3, बस इस वैल्यू को रखो, ये छोटी वैल्यू आ गई अभी। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू
y+3 बिल्कुल सही है। इसको आप x की वैल्यू को कहीं पे रख दो, इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में भी रख सकते हो, कोई भी एक इक्वेशन में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोशिश करना इन्हीं इक्वेशन में रखने की, क्योंकि यहाँ पे कभी गड़बड़ हो जाता है। इस इक्वेशन में रखो या इसमें रखो, x की वैल्यू y का आंसर आ जाएगा, y की वैल्यू रखोगे x का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे समस्या क्या है, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन वहाँ पे आएगा नहीं, आपको छोटे ही क्वेश्चन दिखेंगे जो पहले दिखाया था। ये क्या है कि आपकी प्रैक्टिस के लिए है, और आपका थोड़ा सा यहाँ पे क्या जो है ना मैथ से वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे माइनस प्लस की गलती यहाँ पे हो रही थी अभी, वो गलती आपको वहाँ पे नहीं करनी है, मेन चीज यही है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक द्विघात समीकरण ax² माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0 है के मूल समान हो। मूल समान होने की कंडीशन क्या है, डी क्या होता है। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। चलो ax² माइनस 4ax, ax² माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1, 2a प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पहचानना ही आपके लिए थोड़ा सा टफ है। मूल समान है तो आपको क्या पूछ रहा है, मूल समान है तो ठीक है, चलो डी निकाल के देख लेते हैं, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला, ये जो इक्वेशन दी है थोड़ा विचित्र टाइप की है, इसमें क्या है थोड़ा एक्स्ट्रा चीज आ गई है। a+1 क्या है, 2a प्लस 1 क्या है, ये चीजें ठीक है। तो आप देखो ax² प्लस माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1। अब इसमें a क्या है, पहले a देखो, a इक्वल टू हम क्या बोलते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो a क्या है, a तो भैया a ही है। b क्या है, b है आपका bx होता है, तो x से पहले जितना आ रहा है वो सब लिख दो, माइनस का 4a है आपका b। c क्या है, c है आपका टोटल ये 2a प्लस 1। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, मूल समान है। तो d इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। तो b² कितना हो जाएगा, माइनस 4a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16a² माइनस 4 इंटू a कितना है, a तो a ही है। c कितना है, c है आपका 2a प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 16a का स्क्वायर माइनस आपका यहाँ पे देखो 4a 4 दूना 8 a² प्लस 4a इक्वल टू 0। ठीक है, तो 8a² प्लस 4a इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका 4 तो कॉमन आएगा ही, a भी कॉमन आ जाएगा, तो 4 दूना 8 2a प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका a तो 4a वाला तो 0 निकल ही गया। अब यहाँ पे 2a वाला क्या निकला, 2a प्लस 1 ये क्या निकला, तो यहाँ पे निकल जाएगा आपका 2a प्लस 1 इक्वल टू 0, a इक्वल टू माइनस 1/2। है क्या ऑप्शन में कुछ ऐसा, माइनस की जगह प्लस निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे गड़बड़ हुई है, माइनस की जगह पे प्लस निकल रहा है, 2a प्लस 16, एक सेकेंड, क्वेश्चन सही लिखा है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो आपका थोड़ा सा 8a² माइनस 4a, माइनस 4a कैसे आ रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, माइनस 4ac, बिल्कुल 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 माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था आपका, कहाँ पे गलत हुआ है, 16a² बिल्कुल ठीक है, 4ac। ठीक है, तो माइनस का है तो ये भी माइनस ही होगा ना, ये भी माइनस ही होगा, क्योंकि इससे 4a से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2a में, माइनस 4a से 2a में मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8a² आया। उसके अलावा माइनस का 4a से अगर 1 में करेंगे तो माइनस का 4 ही आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा फिर, और ये आपका फिर प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, गड़बड़ क्या हुई, 4a से मल्टीप्लाई तो किया, माइनस 4a से मल्टीप्लाई करना था, 2a में तो सही किया, लेकिन 1 में वहाँ पे गलती हो गया। ठीक है, अगर अच्छा हुआ यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा -1/2 नहीं था, अगर वहाँ पे होता तो फिर ये माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, तो चिन्हों का बहुत ध्यान रखना होता है। चलो अभी चले जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है। चलो ये भी ऐसी क्वेश्चन है, यदि आपको क्या दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ है समीकरण bx² प्लस ax प्लस c के मूल समान है, तो c बताओ बोल रहा है। चलो सेम क्वेश्चन है,
बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी है, ठीक है, क्वेश्चन याद रखना, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बताओ, ए क्या है, ए बराबर बी है, बी बराबर क्या है, बी बराबर ए है, सी बराबर क्या है, सी बराबर सी, बस। तो मूल समान है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सॉरी, अब बी स्क्वायर क्या है, ए है तो ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, बी है, इंटू सी क्या है, सी है, ठीक है। तो 4bc इजिकल टू ए स्क्वायर बराबर है, उसको उधर ले गया। अब यहाँ पे देखो हमको निकालना था c, तो c इजिकल टू ए स्क्वायर अपॉन 4b। ऑप्शन है क्या ऐसा कुछ? समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल सा था, इसमें कोई दिक्कत ज़्यादा की नहीं होने वाली थी, बस खाली आपको ये ध्यान देना था। ऑप्शन क्या निकला, ए स्क्वायर अपॉन 4b है क्या, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर। चलो इसमें क्या किया, देखो समझ रहे होंगे इसमें क्या किया, ए बी सी क्या था, ए बी सी ऐसा होता था, कंफ्यूज करने के लिए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी दे दिया, तो ये चीज हुआ है। सबसे पहले ये लिखा है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, आंसर आपका आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो अब बताओ, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 1/3 है, तो दूसरा मूल याद कीजिए। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि इसको किस तरीके से करेंगे। अब आपको पूरा एक इक्वेशन तो दिया ही है, सॉरी इक्वेशन देखो आपको पूरा दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, और एक मूल में अल्फा मान लेता हूँ। अल्फा आपको क्या दिया हुआ है, 1/3 निकालना है, क्या बीटा निकालना है, ठीक है, दो ही मूल तो होते हैं, दूसरा मूल क्या होगा, चलो यहाँ पे करते हैं, दिखेगा इसके नीचे, बिल्कुल दिख जाएगा। चलो अब एक चीज बताओ, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, अल्फा बीटा वाला भी कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा वाला भी कर सकते हैं, कोई भी एक कर लेना, ठीक है। अभी हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा वाला, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस 10 अपॉन ए 10/3, अल्फा की वैल्यू 1/3 है, तो बीटा निकालना है 10/3 माइनस 1/3, सेम हो गया, तो 10 और 1 9/3, 3 3 9। कोई दिक्कत की बात हुई इसमें, आप ये बताइए। देखिए आपने किया क्या, मैं छोटा करता हूँ क्वेश्चन, पहले एक आपको दिया हुआ है मूल, अब मैं इसी को अगर करूँ अल्फा बीटा वाले से, ठीक है, मैं इसको करता हूँ अल्फा बीटा से, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, 3/3, सी ए है और ए ये है, एक हो जाएगा, अल्फा दिया है 1/3, बीटा इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, बीटा इज इक्वल टू 3। देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। आप समझ रहे होंगे क्या किया, एक मूल आपको दिया था, एक मूल हमने मान लिया वो अल्फा है, आप उसको बीटा भी मान सकते हो, ऐसा मत बोलना कि इसमें अल्फा कैसे मान दिया, बीटा भी तो मान सकते हैं, बिल्कुल मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अल्फा हमने मान लिया उसको, अभी आप बीटा मान लो, कुछ भी मानो, तो अल्फा प्लस बीटा 10/3 निकला, कैसे निकला, माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूले से, ठीक है। तो बीटा हमने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रखी कितनी, 1/3 आपको दी हुई है, तो उधर गया तो माइनस में चला गया, तो वहाँ से आपका आंसर निकल गया। आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं करो तो आप करो गुणा वाले का, अल्फा बीटा इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए, सी है 3, ए है 1, 3/3 इज इक्वल टू 1 आपका हो गया, तो अल्फा की जगह 1/3 बीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, बीटा इज इक्वल टू 3, आपका आंसर आपका आ गया, ठीक। ये तो सिंपल है, इसमें तो पेन चलाना ही नहीं है आपको। क्या है, द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, अभी मुझे याद आया, देखो गलती से भले मुंह से निकला कि इज इक्वल टू 1 है, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, जहाँ पे आपसे मूल पूछे जाएंगे या हल पूछे जाएगा, द्विघात समीकरण दिया रहेगा, एक एग्जांपल के तौर पे एक इक्वेशन बता रहा हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 3 ऐसा दिया है, सीधे सीधे बोलेगा मूलों के हल बताओ तो सीधे मत, सॉरी मूलों के गुणनफल बताओ तो सीधे सीधे मत करना सी अपॉन ए, पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जो RHS साइड है वो 0 रखना पड़ेगा। 0 कैसे करोगे, जो RHS में था आपका 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, उसको LHS में लाके जो अचर है C है उसके माइनस प्लस करना पड़ेगा। कैसे, इसको मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे गलती हो सकती है, ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं, और यहाँ पे जब
घर आके पता चलता है तो बड़ी दिक्कत होती है इसके बारे में। अभी देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 1 आपको दिया हुआ है। आपको बोला बताओ इसके जो शून्यक हैं उनके योगफल बताओ। ठीक है, आपने अल्फा प्लस बीटा निकाला, सीधे सीधे आपने देखा नहीं कुछ भी और निकाल दिया माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 4/1 इक्वल टू -4 आपने निकाल दिया। आपसे बोल दिया बताओ अल्फा बीटा निकालो, तो आपने बोला हाँ क्या है, अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है, सी आपका 3 है और ए 1 है, तो 3 आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये तो एक हद के लिए सही भी हो जाएगा क्योंकि इसमें सी का यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर ये पूछा होगा तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका आंसर कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी देखो अल्फा बीटा कितना निकला, सी अपॉन ए, तो 2 निकला है, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो ये ध्यान देना, RHS में 0 होना चाहिए। ये आपका जब आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में तब भी पढ़ाया था, ठीक है। चलो हाँ, क्या दिया है, द्विघात समीकरण के मूलों का योग बताइए। मूलों का योग आराम से निकालेंगे, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी में क्या आ जाएगा, -2/1 आ जाएगा, तो -2 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये ऑप्शन राइट आंसर है। समांतर श्रेणी का 12वां पद, ये तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात तो मुझे नहीं लगती कि आपको होगी। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, an = a + n-1 × d। ठीक है, कौन सा पद, a12 आपको निकालना है। चलो मैं इसका पहले लिख लेता हूँ, सिंपल सा यहीं पे लिख देता हूँ, सारवांतर ए, बस हो गया, इतना ही अपने को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चलो क्या दिया हुआ है, सारवांतर दिया हुआ है, सॉरी ए आपको दिया हुआ है 14, डी क्या होता है a2 - a1। एक काफी लोग कंफ्यूज थे एक क्वेश्चन में, कौन सा वाला, जिसमें दिया था 4x 2x + 3 + 4x + 2 ऐसा करके कुछ सीरीज दी हुई थी। बोला कि एपी में बताओ इसका पहला दूसरा तीसरा पद कौन सा, क्या मतलब क्यों नहीं निकाल पा रहे हो, एक चीज बताओ। ये सीरीज आपको दी हुई है कौन सी, 14 है, 9 है, 4 है, -1 है, ऐसे आगे को होते रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जहां तक भी हो। ये एपी है बोल रहा है, वो साफ साफ बोल रहा है ये एपी है। एपी होने का मतलब क्या है कि ये जो गैप है, ये डी जो है, ये जो गैप है ये सेम रहेगा, इसी का मतलब है एपी होना। तो इसमें आप डी निकाल सकते हो आसानी से। 9 में से 14 घटाओ तो कितना होगा आपका, 5 होगा, लेकिन किस में होगा, माइनस में होगा। कैसे निकलता है, a2 - a1 निकलता है, d = a2 - a1, a1 a2 a3 a4 a5 a6 ऐसे a2 - a1, या फिर d = कोई भी निकाल लो, a3 - a2, a3 - a2 कैसे करोगे, a3 क्या है 4 है, -9 = -5, तो आपका यहाँ पे देखो -5 निकल गया ये। ठीक है, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको करना चाहिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर वैसे क्वेश्चन में फंस रहे हो तो फिर दिक्कत है, यही चीज़ है। क्योंकि देखो मार्क्स अच्छे खासे ला रहे हैं, मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 90+ भी जा रहे हैं लोग। ठीक है, भले ही वो अभी पेपर में, क्या पेपर में बैठने में थोड़ा सा कम ऊपर हो सकता है, लेकिन इतना भी दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पे छोटा नहीं किया, 1 सेकेंड, चलो छोटा करना भूल गया, उसको वापस बताता हूँ। सीरीज क्या थी, 14 9 -4, चलो इतना ही लिखता हूँ, 14 9 -4 टेस्ट टेस्ट टेस्ट। ये क्या है, a1 है, ये है a2, ये है a3। d क्या होता है, a2 - a1 होता है, या फिर a3 - a2 होता है, कुछ भी, मतलब जो आपका पीछे से एक आगे वाले को ही घटाना है तो घटाओ। 9 में से 14 घटाओगे, 9 - 14 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, सेम आया। यहाँ पे देखो आपका 4 - 9 करो तो -5 ही आना है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, डी आपका क्या है -5। ठीक है, थोड़ा सा आपको इंक का प्रॉब्लम चल रहा है, चलो ये जल्दी से हो जाएगा, अगली क्लास में ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ए क्या मिल गया, ए मिल गया 14, डी मिल गया -5, एन आपको पता है 12 बोल रहा है, तो आपको ए एन निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला आपको पता है, ए एन = n, सॉरी ए एन = a + n-1 × d। ए क्या है, ए है 14 प्लस n क्या है 12 है, तो आपको निकालना था 12वां पद, तो 12 - 11 गुणा d क्या है -5 है, कर लो। 14 - 11 × 5 = 55, कितना हो जाएगा, ये आपका शायद आपका 41 आ रहा होगा, माइनस का आएगा, लेकिन 41 5 5 बराबर। तो a12 जो आपका आया माइनस का 41 आया, कोई दिक्कत की बात है, सिंपल है। क्वेश्चन अभी बड़ा करता हूँ, ठीक है। अब देखिए माइनस का 41, बिल्कुल कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट आंसर। अब देखो
क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है? ये क्वेश्चन में बहुत लोग भेज रहे थे मुझे। बताओ, आपको बोल रहा है क्या कि समांतर श्रेणी है, पहले ही बोल दिया उसने समांतर श्रेणी है, कुछ आपको टेंशन लेनी नहीं है। ए दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है 3/4, 5/4, 7/4। चलो यहाँ पे लिखता हूँ 3/4, 5/4, 7/4। बोला डी बताओ, तो डी क्या होता है? इनका अंतर डी है, इनका अंतर डी है, कोई भी ले लो आप ले लो इसमें से 5/4 माइनस 3/4, ये डी तो है, डी इज इक्वल टू, निकालो 5 में से 3 घटाओ 2/4, मतलब 1/2। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अभी ऐसे क्वेश्चन में अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना तो समस्या वहां पे हो जाती है फिर, ठीक है। अब मैं मानता हूं इसका दूसरा भी निकालता हूं, ठीक है। मैं अब निकालता हूं A3 माइनस A2 निकालता हूं, तो 7/4 माइनस 5/4 कितना हो जाएगा? 4 एलसीएम आया, ऊपर 7 माइनस 5 कितना हो गया? 2/4, 1/2, तो वही तो आया। डी हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। ये है, यही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में डाउट है, बताओ। अब इसमें क्या डाउट है मुझे वो समझ में नहीं आया। बताओ ये क्या चीज़ है? आपको दिया हुआ है x+2 और यहाँ पे आपका कॉमा 3x कॉमा 4x+1 समांतर श्रेणी में है, तो x का वैल्यू बताओ। चलो जैसे बोलो वैसे कीजिए। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, या A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। आंसर आपका निकल जाएगा। छोटा करता हूँ, ठीक है। x+2 पहले लिख लेता हूँ, x+2 कोमा 3x प्लस 4x+1, ठीक है, इतना ही। चलो x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगा देखो। अब देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, 3x, ये 3x है ना, कॉमा 4x। डी होता क्या? सारवांतर आपसे पूछ रहा है। सारवांतर होता है ये इनका अंतर, इनका अंतर। अब ऐसा मत करता है A3 से A1 घटा के, ठीक है, गलत हो जाएगा। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 हो जाएगा। A2 क्या है? 3x है, माइनस A1 क्या है? x -2 कर देता हूँ इसको, ब्रैकेट के अंदर प्लस में आएगा, मैं खोलूंगा माइनस हो जाएगा। A3 क्या है? 4x+1 है, माइनस A2 क्या है? 3x है। बस सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा आपका इसका। 3 को इधर ले आओ, 6 हो जाएगा। चलो इस 3 से ये गया तो 1x बचा, उधर 1x बचा, इधर ले आओ, इधर 2x बचा, उधर 1 और इधर ले आओगे तो 2x, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा सिर्फ x, ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 1x बचा, वो भी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बचेगा, ठीक है। अब ये गया आपका -2, उधर भेज दो, -2 को उधर भेज दो, 1 पहले से ही है तो 3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है। ऑप्शन दिख रहा है क्या? हाँ 3 दिख रहा है, चलो ठीक है, ये आंसर है आपका। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन देखो। एपी का प्रथम पद 2 है, सार व अंतर क्या है? 3 है, ठीक है, 2 3। एपी के 3 पद ज्ञात कीजिए। 3 क्या 10 पूछ लीजिए, 10 भी कर सकते हैं वहां पे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। एक सेकंड देखो, पहला पद होता है a, दूसरा पद होता है a+d, तीसरा पद होता है a+2d। तीसरे पद, अब चौथे पद की बात करें a+3d, फिर a+4d, a+5d, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। a आपको दिया है 2, d आपको दिया है 3, 2 + 3 5, 3 ही दिया था, हाँ बराबर 3, ठीक है। अब उसके बाद a कितना है? 2 है, प्लस 2d, 3 दूना 6, 7 8। चेक करना हो, चेक कैसे करोगे? अंतर कितना है? 3 का है, अंतर कितना है? 3 का है, बिल्कुल सही आंसर है, 2 5 8। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, 2 5 8। अब एक क्वेश्चन है, देखो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज थे। इसमें कंफ्यूजन क्या हो रहा था? क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें। समांतर चतुर्भुज कैसे होता है? ये आपका समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो वह क्या होगा? तो वह जो समांतर चतुर्भुज है वो क्या होगा? अब एक चीज मुझे बताओ,
समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या अंतर है? देखो, समांतर चतुर्भुज की बात अलग है, आप लोग वहां पे आयत और वर्ग करके आए हो, बहुत लोगों ने गलती किया हुआ है, लेकिन क्यों किया वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर वो ये बोलता कि एक आयत है, उसको आपको किससे टच कराना है? वृत्त से टच कराना है, तब वह क्या होगा? तब वह वर्ग होगा, बिल्कुल होगा, राइट आंसर उसका वर्ग रहेगा। लेकिन अभी यहाँ पे बात कर रहा है समांतर चतुर्भुज की, तो समांतर चतुर्भुज है, आप इसके बाहर बनाओ या इसके अंदर बनाओ, ऐसे बाहर बनाओ या अंदर बनाओ, तो ये कैसे बनेगा आपका? इस तरीके से बनेगा, 90 का एंगल नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होंगे? चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो वो क्या होगा? एक समचतुर्भुज होगा। लेकिन जब बात करेगा आपका आयत का, आयत ऐसे होता है, और उसकी बात करेगा कि ऐसे छूते हुए बनाओ, तो वो क्या बनेगा? वो आपका वर्ग बनेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, बस देखो कोण बराबर है बोल दिया, क्या है आपका? वो हो गए सीधे सीधे समरूप। अब समरूप का मैंने आपको बता ही रखा था, त्रिभुजों अगर समरूप हो जाती हैं, अगर उनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो उनका ऊंचाई का अनुपात कितना हो जाएगा? उनका वर्गमूल कर दो। अगर उसका बोले भुजा का अनुपात, तो उनका वर्गमूल कर दो। अगर आपको दो चीजें समरूप दिख रही है, दोनों त्रिभुज आपको समरूप दिख रहे हैं, उसके बाद आपको भुजा दिया हो, हाइट दिया हो, कुछ भी दिया हो, अगर उनका अनुपात दिया है, और अगर पूछ ले क्षेत्रफल का अनुपात, तो उसको आपको क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है, वर्ग कर देना है, सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे आपको एरिया दिया हुआ है, समरूप दे दिया है। अब समरूप उसने डायरेक्ट नहीं बोला है, उसने क्या बोला है आपको? एक दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं जिनके कोण बराबर हैं तथा उनके क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सीधे सीधे अंडर रूट कर दो, आंसर आ जाएगा 4:5। क्वेश्चन क्या है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज ए बी सी में एडी लंब है बीसी पे, और ए बी स्क्वायर अपॉन ए डी स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। चलो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डायग्राम समझ लेना, एक दो चीजें पता होंगी तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। डायग्राम मैं बता देता हूँ, कैसे निकालना है वो भी बता देता हूँ, कैलकुलेशन आपको खुद करना है, आंसर भी मैं बता दूंगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे करूंगा, अभी वैसे ही लंबी वीडियो हो चुकी है, कितना मिनट चल चुका है? लगभग शायद 50 मिनट के आसपास हो चुका है। एक सेकेंड, ए डी और हाँ, यहीं पे बना देता हूं, ठीक है? ए बी सी, और ये आपका हो गया तुम्हारा ए डी। पहली बात क्या है? समबाहु त्रिभुज है, ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए, मान लिया मैंने। ये कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा a/2, ये वाला हो जाएगा a/2। बताइए आपको, अगर लंब डालेंगे तो वह जो अगली भुजा जिस पे वो लंब डाला गया है, उसको दो भागों में विभक्त करता है, दो बराबर भागों में विभक्त करता है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है ए बी, हाँ, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर अपॉन ए डी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर तो आपको पता ही चल गया, सीधे सीधे ए स्क्वायर आएगा, ठीक है? अब ए डी आप आराम से निकाल सकते हो। ए डी कैसे निकालोगे? एडी कैसे निकालोगे? देखो ये एडी है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है? ये एक्स आपको निकालना है, आपका काम हो जाएगा। एक्स कैसे निकालोगे? एक्स निकालोगे ए का स्क्वायर, ट्रायंगल ए बी डी में देखो मैं लगाता हूँ पाइथागोरस प्रमेय, तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर a/2 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर हमें निकालना है, इसको इधर ले आओ, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हो गया? एलसीएम ले लो इधर, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कितना हुआ? 4a स्क्वायर अब माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ऊपर क्या आया? 3a स्क्वायर अपॉन 4, अंडर रूट में आ गया ये आपका, इसका एक्स स्क्वायर का वैल्यू, या इसको बोल सकते हो यहाँ पे a/2 बाहर आ गया, अंडर रूट 3 अंदर रहा आपका x। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्या? ए बी तो ये आ गया। अब ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर हमें स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर में तो डायरेक्ट ही आ रहा था, स्क्वायर में सीधे सीधे स्क्वायर ही कर दो। उसका क्या था? a² अपॉन 4, 3a² अपॉन 4, ये आया आपका ए डी का
स्क्वायर। अब यहाँ से निकाल सकते हो उसको आसानी से, कैसे? ए बी स्क्वायर अपॉन ए डी स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, ए डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3a का नहीं 3a का होल स्क्वायर नहीं, 3a स्क्वायर अपॉन 4, ये 4 चले जाएगा ऊपर, तो 4a स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, 4/3 इसका आ गया आपका आंसर। ठीक है, कैसे क्या समझ गए होंगे, सिंपल सी चीज़ है, कुछ ज़्यादा दिक्कत की बात हुई नहीं। अगर आपको इसमें क्या आता है, दो प्रमेय आपको पता होनी चाहिए। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। पहली चीज, समबाहु त्रिभुज से अगर ये दो भुजाओं से आपका किसी एक भुजा पर लंब डाला जाता है, दो भुजाओं के मध्य से एक भुजा पे अगर लंब डाला जाता है, तो जिस पर वह लंब डाला जा रहा है उसको वो दो बराबर विभाजित करता है, दो बराबर भुजाओं में विभाजित करता है, मतलब बी डी बराबर डी सी आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पूछ रहा था ए बी स्क्वायर अपॉन ए डी स्क्वायर। ए बी तो आपको पता ही, हमने ए मान के चल रहे, तो ए हम ले लेंगे, तो ए स्क्वायर अपॉन ए डी स्क्वायर आपको निकालना था। ए डी स्क्वायर निकाल लेते, कैसे निकालेंगे वो आपका पाइथागोरस प्रमेय से निकालना था, बस कंप्लीट आपका काम हो जाता। सीधे आपका 4/3 इसका कहीं पे आंसर होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, चलो अभी देखो क्या दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए डी नहीं है, ठीक है, ए बी है वो, ठीक है, ए बी है। चलो इसको बना के मैं दिखाता हूँ, वो ए डी नहीं ए बी है। तो पेन का इश्यू चल रहा है, तो इसको हमें जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। क्या है? ए बी सी और ए बी सी और डी ई एफ। ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन डी एफ, ऐसा ए डी अपॉन ए बी है, ठीक है, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी एफ। ठीक है, चलो ये त्रिभुज क्या है? समरूप होंगे। कौन सी कंडीशन से समरूप होंगे? आपको देखो, इनके बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। यहाँ पे बीच का एंगल है ये, यहाँ पे बीच का एंगल है ये, तो आपको एंगल बी बराबर एंगल डी होना चाहिए, तब ये त्रिभुज क्या होंगे? आपके समरूप होंगे। सिंपल सी चीज़ है। आप कोई बोलेगा सामने के एंगल से नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। आपको समरूपता के सिद्धांत जो आपके प्रमेय थे उसमें साफ साफ बोला गया था, जो दो आपकी भुजाओं का रिलेशन है ना, उनके बीच के भुजाओं जो कोण है उनके साथ ही रिलेशन होना चाहिए। इनके बीच का कोण यही है, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण यही है, तो आंसर आपका बी इक्वल टू डी होगा। ठीक, चलो देखो, अब देखो 41 वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, उसको खुद कर लेना, पेन वैसे भी इंग्लिश में खत्म हो चुका है। मैं बताऊँ देखो कैसा करना है। बिंदु आपको दिया है ए बी सी के शीर्ष होंगे। देखो आपको 3 बिंदु दिए, मैं सिंपल सा यहीं पे आपको समझा देता हूँ इसको। ये मान लो 0,6 है, ये 3,4 है, ये 2,5 है। ठीक है, ये कोई बराबर बराबर नहीं है। ठीक है, सिंपल सा एक ही त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी मैं बात करूंगा। अब ये बोल रहा है कि बताओ कि ये त्रिभुज कैसा है। कैसे बताओगे? बताओ ये त्रिभुज कैसा है। आपको क्या करना है? हाँ, आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस आप निकालोगे, डिस्टेंस आप निकालोगे मतलब आप निकालोगे ए बी, आप निकालोगे बी सी, आप निकालोगे सी ए। कैसे निकालोगे? अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान लो ये निकल गया 4। ठीक है, ऐसे आपने इधर किया। अब इसके लिए x1 x2 क्या होगा? अब ए बी की मैं बात करूं, ए है आपका ये, बी है आपका ये, यहाँ पे x2 क्या होगा? x2 होगा मेरा 3, यहाँ पे x1 क्या होगा? 0 होगा, y2 क्या होगा? y2 होगा 4, और y1 क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, ऐसे मैं BC के लिए निकालूंगा, तो B और C ये है, तो x2 इसमें मेरा हो जाएगा 2, x1 हो जाएगा 3, y2 हो जाएगा 5, y1 हो जाएगा 4। तो ये भी मान लो 4 निकल गया, ये मान लो 8 निकल गया। तो क्या हुआ? दो भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोल रहा हूँ, आपका करना है, आपको डिस्टेंस आपको निकालनी है तीनों की, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या उसका आंसर है। ठीक है, तो 41 क्वेश्चन तक हमने किया है अभी तक कंप्लीट। थोड़ा सा मार्कर का प्रॉब्लम है, वरना भी इसको पूरा कंप्लीट कर ही लेते। फिर भी आपका कितना लगभग आपका
1 घंटे के आसपास की क्लास होगी। है देखो, अभी मेन चीज़ है, कुछ चीज़ आपको बता दूँ, केवल 8-9 दिन बचे हुए हैं। आप स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तैयारी आपकी अच्छी खासी चल रही होगी। पेड ग्रुप वाले कुछ बच्चे ऐसे हैं, बहुत अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे तैयारी चल रही है। मॉक में मैं आपका देख रहा हूँ कि किस तरीके से आप सॉल्यूशन कर रहे हो, कितना टाइम में कर दे रहे हो। देखो, लेकिन ये गलती वहाँ पे बिल्कुल मत करना। टाइम आपके पास भरपूर रहेगा, टाइम आप लोगों के लिए कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने मैथ में बहुत अच्छी पकड़ कर ली है। 50 क्वेश्चन आप लोग 1 घंटे में आराम से सॉल्व कर लोगे, आराम से, ठीक है, अटकते हुए भी आराम से सॉल्व कर लोगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 30 से 35-40 मिनट में भी वो 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये गलती मत करना जल्दीबाजी वाला, क्योंकि मैं मॉक में देख रहा हूँ कुछ लोग क्या है 1 घंटे से पहले पेपर सबमिट कर दे रहे हैं और 65, 66, 67, 70 तक नंबर ला रहे हैं। लेकिन अगर आप उसी में थोड़ा सा टाइम लगाइए, 2 घंटे आपको मिल रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो चीज़ों को, भले ही 2 चीज़ें और याद कर लो उसके बारे में, तो आपको क्या करना है, थोड़ा टाइम दे के मॉक देना है, ठीक है। मॉक टाइम पे दोगे तो तब जाके आपको क्या लगेगा कि हाँ, मैंने वहाँ पे 65 आ रहे थे तो मैं इसको 85 तक ले गया, या 70, 75, 80 तक ले गया। तो वो आपको अभी सीखना है। वहाँ पे भी ऐसी गलती, बहुत जल्दीबाजी करते हैं कुछ लोग, क्या है, नए नए पेपर दे रहे होते हैं, स्कूल से अभी अभी निकले होते हैं। ये गलती मत करना। पेपर सालों साल में एक बार आता है, स्केलर का तो मतलब अभी तक तो आया ही नहीं है, ठीक है। मैं साइंस वालों के लिए बात कर रहा हूँ, कितने सालों में एक मौका मिलता है पेपर देने का। तो इसमें वहाँ पे ऐसा करके बिल्कुल मत आना कि फटाफट आप बिल्कुल वहाँ पे हीरो बन जाओगे कि मेरा पेपर खत्म हो गया। कुछ नहीं होने वाला है, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। रिजल्ट आएगा तभी कोई पूछने वाला है। अब आप मान लो 70 नंबर ला रहे हो, 70 नंबर का काम आपने कर दिया 35 मिनट में, ठीक है, मान लेता हूँ कर लिया, 55 मिनट में कर लिया, 60 मिनट में कर लिया। उसके बाद बैठे हो, जाने तो देने वाला है ही नहीं आपको वहाँ से, एग्जाम सेंटर से छोड़ के बैठे रहोगे, सबका मुंह देखोगे, बोला आप मार चुके हो। अब वहाँ पे कुछ नहीं करो, बाकी जो तुक्के मारने थे वो भी ऐसे ही मार दियो, ठीक है, जो बिल्कुल तुक्के मारने थे मार दिए। लेकिन अभी देखो क्या है, आपको टाइम भरपूर मिलता है। अभी मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा कैसे आपको पेपर में बैठना है, कैसे पहुंचना है, कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, कैसे पेपर देना है, बिल्कुल, ठीक है। ये चीज़ मेन है। आपने पूरा साल भर 2 साल भर मेहनत कर ली, लेकिन लास्ट में कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ पे ऐसे ही आपको कुछ भी करके आ गए हो, मतलब दिमाग उड़ जाता है। ये मेन चीज़ रहता है। आता आपको सब कुछ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 200 वैकेंसी हैं, आप लोग निकाल लोगे। काफ़ी अच्छे यहाँ पे कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो अच्छे अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पे ला रहे हैं। बाकी जो लोग, आज मॉक होने वाला है आपका, अभी शाम के टाइम पे शायद मॉक होगा, लगभग 6 या 7 बजे से मॉक स्टार्ट होगा। आज के दिन का मॉक 4 आपका रहेगा, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन भी मैं कोशिश करूंगा आज ही शाम तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोशिश करूंगा। बाकी देखो, एप्लीकेशन पे सॉल्यूशन मिल चुका है, पहले ही कल क्या परसों आपको सॉल्यूशन मिल चुका होगा। एप्लीकेशन पे मात्र 21 रुपये वहाँ पे चार्ज लिया जा रहा है आप लोगों से। 3 मॉक टेस्ट हैं, जाके लीजिए, डाउनलोड कीजिए। आगे आने वाले जितने भी बैच है, चाहे आपका 1 दरोगा बैच हो, स्केलर का बैच हो, प्रॉपर क्लासेस रहेंगी, पेड में ही क्लासेस रहेंगी वहाँ पे। लेकिन कोई ऐसे हाई फाई फीस नहीं रहेगी, नॉर्मल फीस रहेगी जो एक गरीब बच्चा भी दे सकता है, ठीक है। बाकी अमीर लोग तो अपने पास है ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। उसके अलावा कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, उसके लिए कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी आएगी, उसके लिए सिंचाई विभाग में उसका सिलेबस देखा जाएगा, तब उसके लिए। बाकी कांस्टेबल के लिए अच्छे से तैयारी होने वाली है। आपके जितने भी छोटे भाई बहन हैं, जरूर से एप्लीकेशन डाउनलोड करवा के रख लीजिए। जैसे ही विज्ञप्ति निकलती है, अपने पास कम से कम 6 महीने रहेंगे, पूरे अच्छे से तैयारी उसकी कराई जाएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अकेले मैं नहीं पढ़ाऊंगा, 2 टीचर और पढ़ाएंगे साथ में, और मैं वहाँ पे रहूँगा, बिल्कुल आपको गाइड करूँगा, पढ़ाते रहूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। कांस्टेबल के लिए काफ़ी अच्छा बैच बनने वाला है, तो जैसी वैकेंसी आएगी वैसी वो स्टार्ट करेंगे। बाकी अभी आप लोगों का मेन टारगेट किस पे रहना चाहिए, स्केलर पे रहना चाहिए, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। आज के मॉक टेस्ट में कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी इसके बाद एक मॉक और बचा है बस लास्ट, ठीक है। कोशिश कीजिए कि कम से कम 80 प्लस हर कोई बंदा लेके आए। बहुत लोग ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी 90 प्लस लाइए। पिछले बार ये जो मॉक 3 है, इसमें जो आपको मैं बता रहा था अभी, ठीक है, इसमें 91 प्लस भी है, 1-2 लोगों के 91 प्लस भी है, तो काफ़ी अच्छी तैयारी है, मतलब इसको कुछ बोल ही नहीं सकते आप लोग, ठीक है। अब वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हो जाए वो बात अलग है, लेकिन इनका जो चांसेस हैं, मेरे को पूरा लगता है कि 100% चांसेस हैं। बाकी 25 को आपका रिजल्ट आएगा, आंसर की तो आई जानी है, तो शाम को ही हमें पता चल जाएगा, लाइव आएंगे, सब कुछ होगा। तब तक का बिल्कुल पढ़ते रहिए, बिल्कुल से एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए। पूरा रिवीजन कर लीजिए, जितना भी इंसाइक्लोपीडिया है, मॉक आपको करा रखे हैं, एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को अगर आपने देख लिया ना, उसने में से भी जो आपके कम से कम 70-75 क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। अगर वो प्लेलिस्ट के एक एक पॉइंट आपको याद है तब जाके बोल रहा हूँ। बाकी पेड ग्रुप वालों को तो सब कुछ अवेलेबल कराया हुआ है। चलो, तो वीडियो को एंड करेंगे, लंबी वीडियो होगी है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे भी। साथ ही इंस्टाग्राम चैनल पे आपको फॉलो कर देना है, वहाँ पे भी अपना एक अकाउंट है, उत्तराखंड भूमि क्लासेस करके। एप्लीकेशन भी आप सीधे प्ले स्टोर पर कर सकते हैं। हाँ, बाकी एक चीज़ और है, जो iOS वाले हैं, मतलब आपके एप्पल वाले हैं, वो पूछ रहे थे कैसे करना है। आपको क्या करना है,
क्लास प्लस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे मैं आपको मुझे व्हाट्सअप करना या फिर मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। एक ORG कोड होता है, ऑर्गेनाइजेशन कोड होता है, वो मैं आपको दे दूंगा, सीधा मेरा ही आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका खुल जाएगा। ठीक है। बाकी एप्लीकेशन में आपको जो पेमेंट करने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। लॉगिन करो, क्लिक करो आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करो, आपके पास एक लिंक आएगा, लिंक पे पेमेंट कर दो, चाहे व्हाट्सएप पे लिंक आए चाहे आपका टेक्स्ट मैसेज पे लिंक आए, जैसे भी लिंक आएगा उस पर पेमेंट करो, 21-22 रुपये कटेगा आपका। और बाकी 3 मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन सब कुछ आपको मिल जाएगा तुरंत के तुरंत, तुरंत आप बैठ के लगा सकते हैं। तो वीडियो को एंड करेंगे, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।